स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो आज से शुरू हो रहा है आपका 10th वाले का स्पेशल साइंस की क्लासेज। जो बच्चों की डिमांड थी वो लेकर हम आए हैं। आज से आपका फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर पर चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, कुछ महीनों का टाइम है, तो सीधा चैप्टर पर चलेंगे और चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज मेरा पहला चैप्टर है, सब किसी को पता है कि तो पहला चैप्टर का नाम है क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन। जब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की, तो पहला पॉइंट मेरा आता है कि प्रकाश और उसके स्रोत। स्रोत का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज का आपका कोई स्रोत होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसकी आय का स्रोत इतना है, तो उसी तरह प्रकाश का एक स्रोत है। प्रकाश का स्रोत क्या है कि वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त हमको प्रकाश का होना आवश्यक है। बात करें तो वस्तु कोई भी चीजों को देखने के लिए आंख के अलावा हमको प्रकाश की जरूरी होती है, तभी हम उस चीज वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आपके अंधेरे कमरे में रख दें और वहां पर कोई प्रकाश न हो तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर छोटी सी हल्की सी भी प्रकाश हो तो आप वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि प्रकाश और उसके स्रोत। क्या है? प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत। देखिए, वस्तुओं को देखने के लिए हमें आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं आएगी तब तक हम किसी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर है कि वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तब ही हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि कोई भी चीज का प्रकाश, अगर कोई भी वस्तुओं को देखने के लिए आपको प्रकाश का होना आवश्यक है। जब तक आपके प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगला बात करते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब बात करते हैं, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा। कोई भी प्रकाश पहले आपकी आंखों पर नहीं पड़ती है। जैसे कि बात करें, कोई भी प्रकाश लेकर जल्दी आपके डायरेक्ट आपके आंखों पे रख दिया जाए। हम एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च की रोशनी को हम आपके डायरेक्ट आंखों पे रोशनी करते हैं, तो क्या होगा? आपको कुछ समय के लिए अंधेरा जैसा लगेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश पहले वस्तु से टकराती है। ठीक है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट जल रही है, लाइट जलने के बाद हमारे इस बोर्ड पे टकराकर हमारी आंखों पे आ रही है, तभी हम इस बोर्ड को देख पाते हैं और यहाँ पे लिखे हुए शब्दों को देख पाते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि वास्तव में जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा प्रकाश स्रोत, सेकेंड वाला, प्रकाश स्रोत। अब देखिए, प्रकाश स्रोत की जब बात होती है तो प्रकाश स्रोत क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है
उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए स्रोत का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई भी एक, मान लीजिए कोई पान का दुकान वाला काम करता है, पान का दुकान रखे हुआ है, वहां से जब वो इनकम कमाता है तभी ही उसका क्या है, आय का स्रोत क्या है, वो दुकान है। आय का स्रोत क्या है, वो दुकान है। तभी हम किसी वस्तु को प्रकाश स्रोत का मतलब क्या समझे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लीजिए एक पान का दुकान वाला की आमदनी, एक आय का स्रोत क्या है, वो दुकान है। उसी तरह हमारे प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कोई लाइट है या टॉर्च है, उससे प्रकाश निकलता है तो वो क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। दो प्रकाश स्रोत होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और एक होता है आपका मानव निर्मित स्रोत। कौन सा स्रोत? मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं। हम अब बात करें आपके प्राकृतिक स्रोत की, तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन? सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। एक बात बताइए, प्राकृतिक स्रोत सूर्य प्राकृतिक स्रोत ही है ना, इसको तो मानव ने नहीं बनाया है, ये एक प्रकृति का बनाया हुआ सूर्य है। जो हमारे बात करें, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है पृथ्वीवासियों के लिए, तो सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बात करते हैं मानव निर्मित स्रोत, जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। कौन सा स्रोत कहते हैं? उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। चीजों को समझिए, प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक ने बनाया है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोगों पे पड़ता है, ठीक है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी तरह ये प्रकृति का बनाया हुआ है कि न कि मानव का बनाया हुआ। उसी तरह मानव का बनाया हुआ जितने भी स्रोत है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, और प्रकाश और प्रकृति का बनाया हुआ जो स्रोत है उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। हम पृथ्वीवासियों के प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। इतना सारा याद रखिएगा। जैसे कि बिजली का जलता बल्ब, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें मानव निर्मित की, तो अगर जैसे की बात करें इसके, तो क्या होगा? बिजली का जलता बल्ब क्या है? ये मानव निर्मित स्रोत है। अब मानव निर्मित स्रोत कैसे कि बिजली का बल्ब जो है इसे किसने बनाया है? इसने मानव ने बनाया है। किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित स्रोत। मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या है? ये भी तो प्रकाश का स्रोत है ना। मोमबत्ती भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। लैंप क्या है? ये भी प्रकाश का स्रोत है। इसी तरह जितने भी मानव ने बनाया है जो प्रकाश का स्रोत है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रकाश और उसके स्रोत, वस्तुओं को देखने के लिए हमारे आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है, तभी हम वस्तुओं को देख पाएंगे। बिना आंख रख के प्रकाश जब तक ना पहुंचे तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके अंधेरे कमरे में रख दिया जाए जहां प्रकाश का कोई साधन ना हो, वहां पर आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर छोटा सा भी प्रकाश पड़े तो आप वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई भी वस्तु है जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जिसे प्रकृति ने बनाया है। हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ठीक है, अब मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? जिसे मानव ने बनाया है, इसे मानव निर्मित, जैसे लालटेन, लैंप, बिजली का जलता बल्ब, ये सब किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, तो हम इसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अगला पॉइंट की रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा?
रासायनिक ऊर्जा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा की जब भी बात होती है तो लालटेन, जब अब तो आप गांव गांव हर घर में बिजली हो गया, लेकिन पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, अपने घरों में लालटेन और लैंप होता था। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी होंगे, अगर नहीं है तो पूछेंगे घर में तो बता दिया जाएगा कि पहले लालटेन और लैंप होता था, उसमें तेल डाला जाता था, तेल डाल के एक बत्ती लगाया जाता था और बत्ती से तेल संचयन होकर वो लालटेन और लैंप रोशनी करता था, यानी कि प्रकाश देता था। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। कि लालटेन लैंप आदि तेल में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। पहले ये समझिए कि लालटेन लैंप तेल में संचित ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। कौन सी ऊर्जा कहलाता है, रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। कौन सा, रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। क्योंकि बात करें, एक लैंटेन है, मान लीजिए यहाँ पर एक लैंप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लैंप बनाते हैं, ठीक है, लैंप ही है ना, मान लीजिए लैंप है, ठीक है। अब ये लैंप है, अब इसमें बत्ती यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बत्ती लगा, इसमें तेल डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, तेल है, ठीक है। पहले क्या होता था, और यहाँ पर, और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका प्रकाश निकलेगा, यहाँ तेल डाल रहा है, अब तेल इस बत्ती के सहारे आपके ऊपर तक जाएगा, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। इसी को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कि लालटेन हो या लैंप हो, उसमें तेल में संचित ऊर्जा क्या कहलाता है, रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। इस चीजों को समझ गया। क्योंकि रासायनिक ऊर्जा उसे कहते हैं कि पिछले, अभी घर में पूछोगे अगर नहीं है लालटेन और लैंप, लेकिन है तो देखना कि जब भी लालटेन या दीपावली आ रहा है, दीपावली में क्या करते हैं, जब हम लोग दिए जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो वो कैसे जलता है, रासायनिक ऊर्जा के सहारे से ही प्रकाश निकलता है। क्योंकि उस बत्ती में प्रकाश, तेल जब संचित होता है, संचित होकर ऊपर जाती है, उसी के सहारे हमारा लालटेन लैंप या दिया जो भी है सो जलता है। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, विद्युत ऊर्जा से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण अभी घर में भी है, विद्युत विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा के बाद जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, अभी जो बल्ब जल रहा है वो किससे जल रहा है, विद्युत से जल रहा है, यानी कि बिजली से जलता है, बिजली से जलता है। टॉर्च क्या होता है, वो भी विद्युत ऊर्जा है कि प्रकाश परिणित किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से, जैसे बिजली का बल्ब, जलता हुआ बल्ब और टॉर्च भी विद्युत ऊर्जा से ही प्रकाश परिणित किया जाता है। क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा से ही प्रकाश जलता है। किसमें, आपके विद्युत ऊर्जा से भी प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि बिजली का जलता बल्ब या टॉर्च, बिजली का जलता बल्ब या टॉर्च भी छोड़ दीजिए, बी टॉर्च विद्युत ऊर्जा से प्रकाश क्या करता है, प्रकाश परिणित करता है, यानी कि प्रकाश देता है। किससे, विद्युत ऊर्जा से। समझ में आ गया कि रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, लालटेन और लैंप, और जब दीप में तेल डालते हैं, उसी बत्ती के सहारे तेल संचयन होकर ही हमारे लालटेन और लैंप प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उसी तरह से बिजली का जलता बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, जो विद्युत उत्पादन करता है, उससे हमको प्रकाश परिणित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक नोट में याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का आपका क्या है, ऊर्जा है। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे की बात करते हैं। ये देखिए, बात करें प्रकाश का प्रवर्तन, हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, एक बार रिपीट करते हैं फिर से।
उसके बाद जैसे पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश, वस्तुओं को देखने के लिए हमें आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी हम वस्तुओं को क्या होता है देख पाते हैं। हम सिर्फ आंख के सहारे से वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम वस्तुओं को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक वो स्रोत है जिसने प्रकृति ने बनाया है, जैसे सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, सब किसी को पता है। मानव निर्मित स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का जलता बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये सब जितने भी चीजें मानव ने बनाया है जिससे प्रकाश हमें मिलती है उसे हम मानव निर्मित स्रोत करते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा के। लैंप हो या लालटेन हो, जब उसमें तेल डालते हैं, उस बत्ती के सहारे तेल हमारे संचयन होकर जब प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उससे आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। बिजली का जलता बल्ब या टॉर्च विद्युत ऊर्जा से ही प्रकाश उत्पन्नित करता है, क्योंकि अभी आपके घरों में जब बिजली आती है तब हमारे बिजली का जलता बल्ब जलता है, उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से भी प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का आपका ऊर्जा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बात करते हैं। जैसे आगे देखिए अगला पॉइंट है हमको कि प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त क्या, प्रदीप्त वस्तु है। अब इसकी चर्चा करते हैं प्रदीप्त। अब देखिए कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, कुछ वस्तुएं जब प्रकाश उत्सर्जित करते हुए प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। ये कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुएं जो हमें प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि जितनी भी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, क्या क्या, जैसे में बिजली का जलता बल्ब, सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, आदि, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे देखिए प्रदीप्त वस्तु को ना दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, दीप्तिमान मिल जाए या प्रदीप्त मिल जाए दोनों सेम ही होता है। बस इतना याद रखना है कि जिस वस्तु से हमें प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। जैसे कि बिजली का जलता बल्ब हमें प्रकाश देता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। सूर्य प्रकाश देता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जलती मोमबत्ती प्रकाश देती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। इससे आगे आता है अप्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से
हमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, कुछ वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? कुछ वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे, अब इसके जैसे की बात करेंगे, क्या करेंगे? टेबल प्रकाश देता है क्या? कुर्सी प्रकाश देता है क्या? टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सब प्रकाश देता है? नहीं देता है। तो ये कौन सी वस्तु हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? जो वस्तु हमें प्रकाश नहीं देता है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। ठीक है। बात करें तो चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। एनी टाइम आप याद रखिएगा, चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य के कुछ प्रकाशों को, जो सूर्य होता है उसी के प्रकाश होता है चंद्रमा के पास। चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, नोट डाउन करके लिख लो कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। एनी टाइम ध्यान में रखिएगा भाई मेरे कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। जब आगे बात करेंगे, इस चीज़ों को एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया, हर चीज़ों को, हर को एक इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा देखिएगा, ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे से स्किप कर पीछे लेके जाइएगा, रिवाइंड में, फिर देखिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकीर्णन का। क्या बात करते हैं? प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्या प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ठीक है। एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार कि देखिए, प्रकीर्णन उसे कहते हैं जब सूर्य के प्रकाश सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़कर, सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से पड़कर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब है, जब सूर्य से प्रकाश आता है, प्रकाश तो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी कि धूल, मिट्टी, वायु, इस सब पर पड़कर जो कण उन पर पड़कर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, यानी खुद के अपने तरफ कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, जब सूर्य से आता प्रकाश, जब सूर्य से आता प्रकाश, जब सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पे पड़ता है? सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पे पड़ता है। जब सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तब वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश को, तब वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित कर, उन पर पड़ने वाली प्रकाश को अवशोषित कर, प्रकाश को पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित कर देता है। क्या कर देता है? शुद्ध पड़ने वाली प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर
चारों ओर विकृत कर देता है, चारों ओर विकृत कर देता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पॉइंट को समझिए कि जब सूर्य से आता प्रकाश, जब सूर्य से हमारा प्रकाश आता है ना, तो वह कुछ सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, यानी कि धूल हो गया, ये सब पर पड़कर तो वो कुछ सूर्य के प्रकाश को अपनों ओर अवशोषित कर देता है। बात करें धूल, तो धूल चारों तरफ घूमता रहता है, वायु चारों तरफ घूमती रहती है, घूमती है ना भैया, घूमता है कि नहीं घूमता है, तो वही चारों तरफ उस प्रकाश को विकृत कर देता है। इसी प्रक्रिया को सूर्य का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को सूर्य का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब क्या है? कि चारों तरफ घूमना, यानी कि परिक्रमा करना। क्या करना? परिक्रमा करना। इसको याद नहीं करना, बस समझना है। बस क्या समझना है कि जब सूर्य से हमारा प्रकाश आता है और तो कुछ सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण का कहने का मतलब धूल कण ये सब पर पड़कर, तो ये सब चारों तरफ घूमते रहते हैं। धूल कण क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो वही धूल कण कुछ प्रकाश की ऊर्जा को अपने तरफ अवशोषित कर लेता है और उसे चारों तरफ विकृत कर देता है, यानी कि चारों तरफ फैला देता है। तो इसे हम प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का सीधा सा मतलब होता है परिक्रमा करना। क्या करना? परिक्रमा करना। परिक्रमा करना मतलब चारों तरफ घूमना। परिक्रमा एक ही तरफ होता है कि चारों तरफ होता है? चारों तरफ होता है। तो इस चीजों को समझ गए। अब देखिए आगे बात करते हैं किरण पुंज। क्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किरण पुंज, किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये तो सबको भी याद होगा, एक छोटा सा पॉइंट है कि किरणों को के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बताइए एक किरण तो क्या होगा? वो तो एक किरण ही कहा जाएगा, लेकिन किरण के समूह, समूह का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे किरण, किरण मिलकर एक पुंज बनाता है, यानी कि किरण, एक किरण बनेगा तो सिर्फ एक ही किरण का नाम आएगा, सिर्फ किरण, लेकिन सब किरणों, बहुत सारे किरण मिलकर क्या बनता है? किरण पुंज बनता है। तो सेम वही है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन के लिए एक बार फिर से समझाते हैं, आप लोगों को रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कि किरणों पुंज के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? कुछ वस्तुएं जो हमें प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि बात करें तो बिजली का जलता बल्ब, चलती मोमबत्ती, सूर्य, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, यानी कि ये हमें प्रकाश देती है। अब बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या, तो कुछ वस्तुएं हमें प्रकाश नहीं देती है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, ये सब प्रकाश देती है क्या? कभी आपने देखा है कि ये सब प्रकाश देती है? टेबल, कुर्सी, पुस्तक, मेज, ये सब प्रकाश देती है? नहीं देती है। इसे क्या कहेंगे? इसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं कि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का प्रकाश ही होता है, लेकिन अब सूर्य के कुछ प्रकाश चंद्रमा पे पड़ते हैं, इसीलिए चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं है। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब सूर्य जब सूर्य से कोई प्रकाश आता है तो सूर्य से प्रकाश आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, तो सूक्ष्म कण मत कहने का मतलब है कि धूल या कण, वो कुछ सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने ओर खींच लेता है। खींचने के बाद क्या होगा? वो धूल कण चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो वो क्या करेगा? चारों तरफ विकृत कर देगा, यानी कि वो प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है भैया कि परिक्रमा करना। परिक्रमा या किसी मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा चारों तरफ करते हो कि एक तरफ करते हो? चारों तरफ करते हो। तो सेम वही सा लॉजिक है कि धूल कण चारों तरफ फैलते रहता है, तो उस प्रकाश को चारों ओर विकृत कर देता है। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक किरण मिलकर एक ही किरण की बात होगी, जब समूह मिल जाएगा तो एक पुंज बन जाएगा। पुंज बनने का मतलब है कि बहुत सारे किरणों का समूह या बहुत सारे कोई भी चीजों को, वस्तुओं का समूह, उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, यानी किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ऐसे कि देखिए आगे आते हैं, बात करते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं।
चलिए देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज भैया हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अपसारी। दूसरा समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज हमारे 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला बात करते हैं अपसारी किरण पुंज को। अपसारी किरण पुंज अब देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। मन कहने का मतलब है कि इस प्रकार के किरण में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए बात करते हैं, ये एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ समझिए इस लाइन को, यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है। क्या दे दिए? टॉर्च दे दिए। एक इस टाइप से टॉर्च बना दिए। ठीक है, ये टॉर्च हो गया आपका। ठीक है, ये टॉर्च हो गया और यहाँ से प्रकाश डालते हैं कहाँ पे? इस बिंदु पे। कहाँ पे? इस वाले बिंदु पे, जो हमारा ये बिंदु है। यहाँ पे प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ से क्या होगा ना, अब सारी किरण ये वाले बिंदु से प्रकाश डालते हैं। अब ये टॉर्च का प्रकाश इस बिंदु पे पड़ेगा, तो अब सारी किरण पुंज में इस बिंदु पर पड़ के प्रकाश वो क्या हो जाएगा? वो फैलती हुई एक बिंदु से फैलती हुई निकल के चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? चारों तरफ। कहाँ कहाँ भैया? चारों तरफ जाएगी। इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से। तो इस कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर जैसे पड़ेगी, उसके बाद चारों ओर फैलती चली जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ एक बिंदु है, यहाँ प्रकाश पड़ा तो ये क्या हो गया? चारों तरफ विकृत हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जब फैलती हुई चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि समान। हर कोई जानता है समानांतर का मतलब क्या होता है आपका? समान होता है। ठीक है, क्या होता है? समान। समांतर किरण पुंज। अब क्या होता है इसमें? क्या होता है? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है, यानी कि समान होती है। क्या होती है? समांतर
होती है। जैसे कि बात करें तो कोई प्रकाश है, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होगी, समान होगी। समांतर का मतलब क्या होगा, समान होगा। इस टाइप से क्या होगा आपका, समान होगा। इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ये वाला किरण पुंज क्या हो जाएगा मेरा भैया, समांतर किरण पुंज। तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े ना, उसे याद करने की कोशिश ना करें, उसे समझने का प्रयास करें। जब आप समझ में आ जाएगा तो आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो, बेहतर ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट रहे हैं, रटने से कुछ भी याद नहीं होगा। थोड़ा देर याद होगा, भूल जाओगे एग्जाम सेंटर में तो। ठीक है, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद भूल जाओगे। तो इसीलिए कोई भी चीजों को उसके परिभाषा से, क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है उसका मतलब क्या कह रहा है, उसके बाद आगे इसका करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसको समझ के, जैसे अपसारी किरण पुंज था कि इस प्रकार की किरण प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई चली जाती है। अपसारी का मतलब क्या होगा, कोई भी प्रकाश एक बिंदु पर पड़ता है, उसके बाद निकलते चले, फैलते चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि सारी मतलब क्या होगा, सारी मतलब सारा तरफ फैलते हुए चले जाएगा। समांतर का मतलब क्या होता है कि एक समान। तो कोई भी प्रकाश के, कोई भी किरण पुंज, प्रकाश की किरणें एक समान होती है, यानी कि समांतर रेखा में होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आगे आते हैं अभिसारी किरण पुंज पे। अब अभिसारी किरण पुंज करने से पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अभिसारी किरण पुंज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज को देखते हैं। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे, इसके बाद कल का वीडियो शुरू करेंगे आगे से। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म होगा अभिसारी किरण पुंज से। तो आ जाइए अभिसारी किरण पुंज को देखते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज, तीसरा मेरा था क्या, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ये बताइए। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, ये बना दिया एक बिंदु। अब यहाँ प्रकाश पड़ेगा, कैसे, यहाँ से कोई प्रकाश आया। ठीक है, कहाँ पड़ा, इसका मिलने का जगह, मिलन यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, इधर से प्रकाश आया चारों तरफ से और मिल गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण। मान लीजिए कोई एक बिंदु बना दिए, यहाँ पे कोई, यहाँ से प्रकाश डाला गया और प्रकाश डाल के क्या करेगा, इस बिंदु स्रोत पे चारों तरफ से प्रकाश डालेगा, सारे कहाँ आके मिलेंगे, यहाँ आके मिलेंगे। इसी को क्या कहेंगे, आपका अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के इसी सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो बोर्ड का एग्जाम है भैया, यहाँ से ना आपकी लाइफ की शुरुआत होगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास ना कीजिए कि हाँ रट के हम काम कर लें। रटने से कुछ नहीं होगा, समझिए तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, मैं दावा करता हूँ इससे बेहतर साइंस 10th का समझा दे कोई तो फिर आके हमें कहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, कोई पेड बैच नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारे के वीडियो फ्री है। जितने अभी से साइंस के जितने भी वीडियो डालेंगे सारे फ्री ही होंगे, एक भी का ऐसा
पैसा या कुछ नहीं देना है। जब फ्री में शिक्षा मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। तो कहने का मतलब है कि ये कोई भी सब्जेक्ट को रटने का प्रयास मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तभी आप आगे चल के भविष्य में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, ये सब चीज़ें, इसके फॉर्मूलाएँ बहुत सारी चीज़ों में आप काम आती है। इसकी परिभाषाएँ बहुत सारी चीज़ों में आगे चल के काम आती है। यहाँ से मजबूत होता है आपका बेस। ठीक है, तो बेहतर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।